रिसर्च नृशंस विज्ञान अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और ये जो विशेषताएं हैं ले कॉम्टे और सेंसुल, ये इनके द्वारा जो दी गई हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। पहला जो इसमें विशेषता है वो यह है कि एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वह सहज वातावरण में किया जाता है। सहज वातावरण में यानी जो जैसा है, जैसी पृष्ठभूमि है, जैसा क्षेत्र में फील्ड में है, उसको जा कर के बिना उसमें कोई परिवर्तन किए हुए, बिना कुछ हेर फेर किए हुए हम उसको यूं ही ऐसे ही वास्तविक रूप में अध्ययन करते हैं। तो इसमें नेचुरल सेटिंग का अर्थ है कि जैसी लोगों के गतिविधियां चल रही हैं, जैसे लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, अपने क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, अपनी गतिविधियां कर रहे हैं दैनिक जीवन की, उनकी जीवन शैली जैसे रोज चलती है दैनिक वैसे ही चल रही है और हमने हमारे हस्तक्षेप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तब हम इसको कहते हैं नेचुरल सेटिंग। तो इस तरीके से कुछ है कि जैसे खेल के मैदान बच्चों के वो हो सकते हैं कि जैसा चल रहा है हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लासरूम में जो गतिविधियां चल रही हैं कक्षा कक्ष में, अधिगम शिक्षण कार्य हो रहा हो या फिर वहाँ कोई प्रदर्शन किया जा रहा हो, जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ क्लासरूम में किस तरीके का वहाँ पे कल्चरल वातावरण है वह देखा जा सकता है। मीटिंग्स जहाँ चल रही हैं, संगोष्ठी हैं, ये घर है, वो हो सकता है, कोई कार्य क्षेत्र हो सकता है, वो कार्य क्षेत्र हो सकता है किसी कारखाने का हो या फिर वो ऑफिस का हो या फिर अन्य कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, या फिर स्कूल के पश्चात कुछ बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। तो यह तात्पर्य है कि यह जो है जितना ही वो सहज वातावरण रहेगा तब वहाँ पर वहाँ की संस्कृति का अध्ययन सटीक रूप से हो सकेगा। इसी को समझाया गया है कि इसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, सेटिंग में किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जाता, यथास्थिति जैसी है उसी में अध्ययन किया जाता है बिना किसी परिवर्तन के। दूसरी विशेषता है कि यह जो है इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन जो सहभागी गण हैं उनके संग होता है, यानी हम एक दूसरे से आमने सामने मिल करके यहाँ पर कार्य होता है। यहाँ आमने सामने किससे मिलना होता है? एक शोधार्थी और जो उस रिसर्च के जो सहभागी हैं उनके साथ आमने सामने मिल करके, प्रत्यक्ष रूप से मिल करके उनके साथ कार्य किया जाता है, तभी संस्कृति के बारे में ठीक से जानकारी मिल सकती है। इसमें एक जो संलग्नता है वो बहुत अंतरंग संलग्नता होनी चाहिए शोधार्थी की और जिनका हम विषय वस्तु जिन पर हम कर रहे हैं, वहाँ के लोग बाग, व्यक्तिगण जो वहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, शिक्षक हैं, ये सारे जो भी लोग वहाँ पर हैं उनके साथ अंतरंग संबंध बिना स्थापित किए हुए एथनोग्राफिक रिसर्च संभव नहीं हो सकता। संभव यदि नहीं हो सकता मतलब है कि वो एथनोग्राफिक जो हम रिसर्च का विषय वस्तु है उसके बारे में सटीक ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि आपस में विश्वास पैदा हो, ट्रस्ट, म्यूचुअल। जब सहभागी या जहाँ पे आप कार्य करने जा रहे हैं वहाँ के लोग आपको संशय की दृष्टि से यदि देखेंगे, आप पर शक करेंगे, आप पे उनका विश्वास नहीं रहेगा, तो वो कदापि जो गतिविधियां हैं उसके बारे में, जो क्रियाकलाप हैं उसके बारे में वो अच्छे से आपको स्पष्ट नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वहाँ पे भरोसेमंद संबंध का कायम होना, तभी एथनोग्राफिक रिसर्च, सटीक एथनोग्राफिक रिसर्च हो सकता है। यह संबंध एक दिन में स्थापित नहीं हो सकता, इसके लिए समय लगता है।
आप जाके जब लोगों से मिलते हैं किसी क्षेत्र में जा कर के, तो वहाँ पर पहली बार कभी आप उनसे मिल करके वो खुल के आपसे बातें नहीं करेंगे। उनके खुल करके बात करने के लिए, बिना हिचक के बात करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनसे बार-बार मिलें, धीरे-धीरे मिलें और उनसे अपना मित्रता स्थापित करें और उनके भरोसे को आप जीतें, उनका विश्वास आप जीतें। तो उनके साथ मिलना होगा, रहना होगा कुछ दिन, हो सकता है कि बारंबार जा के आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। तब जा कर के जब आपसे वो थोड़ा फ़ैमिलियर परिचित होंगे और थोड़ी-सी फिर आपके संबंध में थोड़ा और इंटीमेसी आएगी, तब वो आपसे खुल कर के बात कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें समय लगता है और बिना समय दिए एथनोग्राफिक रिसर्च नहीं कर सकते। तो इसमें जब आप एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें जो शोधार्थी और जिन पर काम किया जा रहा है, जिन लोगों पे, उनमें बहुत ज़्यादा यदि अंतर हो, तब थोड़ा और समय लग सकता है विश्वास प्राप्त करने में। अब ये अंतर क्या हो सकता है कि हम किसी आदिवासी क्षेत्र में अध्ययन करना चाह रहे हैं और हम स्वयं आदिवासी नहीं हैं, तो कहीं न कहीं हमारे में काफ़ी अंतर होगा और उस अंतर को वो भांपेंगे और कहीं न कहीं वो आपको अलग बाहरी व्यक्ति समझ करके आपसे बहुत ज़्यादा मेल-जोल स्थापित नहीं कर सकेंगे। डिफरेंस सोशल क्लास में भी हो सकता है, सामाजिक स्तर, है ना? आप काम कर रहे होंगे किसी कस्बे में और आप होंगे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के, तो कहीं न कहीं आपके भाव-भंगिमाएँ, आपके आचार, आपके व्यवहार भिन्न होंगे उनसे। तो कहीं न कहीं वो आपसे मिलने में सकुचाएँगे, संकोच करेंगे और वो मिल कर के जब नहीं रहेंगे आपसे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे गुप्त रह सकती हैं, आप उनको स्पष्ट नहीं देख सकते। इसी तरीके से यदि आप महिलाओं के समूह में कार्य करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं एथनोग्राफिक रिसर्च और आप पुरुष हैं, पुरुष शोधार्थी हैं, तो भी कहीं न कहीं ये अंतर कहीं प्रभाव डालेगा। वो आपका जो आप विश्वास पात्र बनना चाहते हैं उनके, कहीं न कहीं वो दिक्कत होगी या कहीं-कहीं वो दूरी रहेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये ट्रस्ट बनाना ये तात्कालिक कार्य नहीं है, उसके लिए समय देना पड़ता है। तीसरी जो विशेषता है कि इसमें ये हम कोशिश करते हैं कि जो वहाँ पर जिन पे शोध किया जा रहा है, वो जो सहभागी हैं, उनका हम सटीक अ अ उनके विचारों का, उनके कल्चर का, उनके वैल्यूज़ का, आदर्श का, उनके सटीक चित्रण कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक शोधार्थी जो है यदि कर रहा है, तो वहाँ पर जितने लोग हैं, वहाँ पर जो हाशिए पे लोग हैं, उनकी भी बातों को, उनकी भी आवाज़ को सुनें और उसको भी स्थान दें अपने टेक्स्ट में, अपने अनुसंधान के विषय वस्तु में उनका भी एक कहीं न कहीं जो सोच, विचार, आदर्श, मूल्य हैं, उनको भी स्थान दें, उनको भी रखें। तभी हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पर एथनोग्राफिकली हम सारे लोगों के जो बातों को हम लेकर के आए हैं, उनके जो विशेषताएँ हैं, उस संस्कृति से जुड़ी हुई, संबंधित, उसको हम उजागर कर पा रहे हैं। जो एथनोग्राफिक रिसर्च है, ये संभव हो पाता है उसमें कि हम कुछ सांस्कृतिक जो सिद्धांत हैं, उसको हम निर्माण कर पाते हैं और ये संभव है आगमन
निगमन या फिर दोनों के मिश्रित रिकर्सिव विश्लेषण के द्वारा। आगमन विधि, जैसा आप जान रहे होंगे, इस विधि में हम क्षेत्र में जाकर के प्रदत्तों को एकत्रित करते हैं, उनको संगठित करते हैं। यहाँ पे प्रदत्त क्या हो गए कि जब हम जाकर के क्षेत्र में देखें कि लोग कौन से पोशाक पहन रहे हैं, किस कार्य के लिए कौन से पोशाक में लगे हैं, यदि उनके पूजा अर्चना है तो वहाँ पर वो कैसे कर रहे हैं, उनके कृषि कार्य में हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, क्या उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि बच्चों को स्कूल भेजना है तो वो भेज रहे हैं तो किस तरीके से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो वहाँ पर किस तरीके के वहाँ पे उनका खान पान है, उनके क्या विचारधाराएं हैं, उनके क्या आराध्य कौन है, आराध्य देव कौन है, या फिर उनके आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, सामाजिक गतिविधियां क्या हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, कहाँ से शुरुआत होती है और मध्याह्न में वो क्या करते हैं और फिर रात्रि में क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातों का आप जब एकत्रित करते हैं आंकड़े, उनके मूल्यों के बारे में भी, किसको वो अच्छा समझ रहे हैं, किसको वो बुरा समझ रहे हैं, कौन सा उनके लिए वांछनीय बात है, कौन के लिए वो अवांछनीय है, उनके क्या नियम है, किन नियमों से वो आपस में बंधे हुए हैं, तो उनके पारस्परिक संबंध कैसे हैं, जिससे संबंधित आप जब आंकड़े एकत्रित करते हैं तो वो फील्ड में जाके करते हैं और वो क्षेत्र में जाके करते हैं। वहां से जो आंकड़े आते हैं वहां से आप कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट, फिर आप कुछ सामान्यीकृत कथन पर आ सकते हैं। तो ये हो गया आगमन विधि। आप वहां जा करके फील्ड में जा करके विशिष्ट तरीके से डेटा लेते हैं, प्रदत्तों को, अलग अलग प्रदत्तों को एकत्रित करके फिर उसको मिला करके फिर आप किसी सैद्धांतिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और निगमन का मतलब होता है कि आप जब पूर्व में जो शोध किए गए हैं उसी क्षेत्र में, उसी स्थान पर, उन्हीं लोगों पर, तो उनके क्या थ्योरीज आई, तो उन थ्योरी को भी आपके मन में, दिमाग में होती हैं, तो वो आप वो उन थ्योरीज को जाके वहां देखते हैं कि वो वहां पे वैसे ही लागू हो रही हैं क्या, वहां पे जा करके लोगों को, तो आप ऊपर से जो है, जो डिडक्टिव माने कि आप सिद्धांत है, सिद्धांतिक कथन पहले से दिए गए हैं और उनको जो परिकल्पनाएं हैं उनको ले करके आप फील्ड में जाते हैं और देखते हैं कि वैसी ही बातें वहां क्षेत्र में दिख रही हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कहीं निगमन और आगमन विधि साथ साथ चल रहा होता है। और जब हम निगमन विधि से आगमन और आगमन से निगमन को जाते हैं तो एक बार निगमन से आगमन, फिर आगमन से निगमन विधि को, तो इसको हम कहते हैं रिकर्सिव एनालिसिस। इसमें इसकी एक और विशेषता होती है कि यह जो एथनोग्राफिक शोध है इसमें कई प्रकार के डेटा सोर्सेज हो सकते हैं, प्रदत्त के स्रोत कई तरीके के हो सकते हैं, वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं तो वो क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। शुरुआत में हम लोग जब शोध करते हैं, ये शुरुआत करते हैं इस एथनोग्राफिक रिसर्च का, तो उसमें गुणात्मक डेटा ही लिए जाते हैं। गुणात्मक डेटा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? साक्षात्कार से और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। और वहां से जब हमें गुणात्मक आंकड़े मिल जाते हैं तो उन आंकड़ों से को और आगे समझने के लिए, उनकी पुष्टि के लिए, कभी कभी वेरिफिकेशन के लिए हम फिर क्वांटिटेटिव डेटा भी या मात्रात्मक डेटा भी लेते हैं। इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि एक शोध कार्य चल रहा है जो कि संथाली लोगों पे चल रहा है पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में। और वहां पर प्रारंभिक रूप से जब शोध कार्य में संलग्न हुई शोधकर्त्री, तो वहां पर गुणात्मक तरीका अपनाया उन्होंने साक्षात्कार विधि और अवलोकन के माध्यम से कुछ आंकड़े एकत्रित किए। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि जब हम विद्यार्थियों के का हम अध्ययन कर रहे हैं उस सांथालिक क्षेत्र में, और उस तो उनके लिए जरूरी है कि कुछ हम फिर मात्रात्मक भी डेटा लें। और उन्होंने
परीक्षण की विधि को अपनाया कि हम कैसे परीक्षा लें उनकी। तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। परीक्षा लेने का तरीका जो था वह पारंपरिक जो शैली हमारे यहाँ चल रही है आजकल वर्तमान में विद्यालयों में, वो होती है कलम और कागज, यानी पेपर या पेंसिल टेस्ट। तो यह इससे यानी इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को प्रश्न दिए जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी लिखते हैं। यहाँ पे भाषा का फिर एक बहुत बड़ा भूमिका देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे भाषा वो जो विद्यार्थी बोल रहे हैं, संथाली विद्यार्थी, और वहाँ बांग्ला भाषा में भी शिक्षा चल रही है, वैसे ही चल ही रही है शिक्षा वहाँ पर बांग्ला भाषा में। तो उनके लिए कहीं ना कहीं उस भाषा में उत्तर लिखना बताना कठिन हो सकता है। तो इसलिए इस पारंपरिक जो परीक्षा की विधि है, इसको हटा करके, इस उपकरण को हटाने के बाद उन्होंने नया तरीका अपनाया कि हम विद्यार्थियों को चित्र बनाने को दो, हम या फिर मिट्टी उनको दे और उससे वो बनाएं कुछ, जिससे उनके ज्ञान का प्रदर्शन हो सके। तो ये इससे बहुत उन्हें इसमें उनको सफलता मिली, क्योंकि ऐसे लिखने से वो उनको वो हासिल नहीं हो रहा था, वो जानना चाह रही थी जो बातें। तो इस तरीके से हम पारंपरिक कहीं कहीं जो तरीके हमारे परीक्षण के हैं, जो हम कहते हैं मानक स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण, ये हमेशा हम लागू नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव में, लेकिन और तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि उनकी उपलब्धि या उन्होंने कितना सीखा है, कितना ज्ञान उनके पास है। तो ये दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से, शुरुआत गुणात्मक तरीके से ही की जाती है। इसमें जब हम एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बिंदु, कि यहाँ पर जिन लोगों का अध्ययन किया जा रहा है, जिन लोगों के विश्वास और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, वो उनके पृष्ठभूमि में ही रहकर किया जाए, उनके संदर्भ में ही रहकर किया जाए। और ये पृष्ठभूमि या संदर्भ का क्या मतलब है? तो पृष्ठभूमि विभिन्न प्रकार के तत्व हो सकते हैं। वहां पे वो लोग हो सकते हैं, उनका जो समूह बना हुआ है वो कैसा है वो हो सकता है, वहाँ के संस्थान जो है, वहाँ पे किस तरीके के संस्थान में आपस में संबंध है, एक दूसरे के अधिकारी कर्मचारी के बीच में कैसे संबंध है, मधुर हैं या फिर वो कठोर हैं, वो अधिकारी किस तरीके के हैं, वहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक क्या कारक हैं, किस तरीके के सामाजिक संबंध हैं, और साथ में उसका भौतिक वातावरण कैसा है। तो इस पृष्ठभूमि को और इस संदर्भ को नजरअंदाज करके लोगों के विश्वास और व्यवहार का वर्णन करना संभव नहीं है, और यदि कर रहे हैं आप तो सटीकता नहीं आएगी। वो जो वास्तव में जो वहाँ है वो लोगों को, आप जो पाठक गण है उन्हें नहीं समझ में आएगा। फिजिकल एनवायरनमेंट भी कैसे संस्कृति को प्रभावित करता है। देखिए बहुत कहीं कहीं जो कठोर ऐसे भौतिक एनवायरनमेंट है जहाँ बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, और लोगों के घर घाटी में है और उन्हें पहाड़ी पे जाना पड़ रहा है, ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना पड़ रहा है। तो वहां पर वो लोग बड़े कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, श्रम करने वाले होते हैं। वो आराम से पहाड़ों पे चढ़ करके उतर जाते हैं, फिर ऊपर कई बार आ जा सकते हैं। स्कूल कहीं है और उनके रास्ते एकदम पतले से और संकरीले से चढ़ाई करते हुए हैं, पक्की सड़कें नहीं है, लेकिन वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ता है संस्कृति पे, तो वो कर्मठ लोग होते हैं और जिसके कारण हमेशा मेहनत करने से कभी कतराते नहीं है। जबकि जहाँ पे आर्द्रता ज्यादा है, जहाँ गर्मी ज्यादा है, तो वहाँ पे ज्यादा थकान होती है, ज्यादा पसीना आता है और लोगों की ऊर्जा का ज्यादा खपत हो जाता है, जिसके कारण आलस्य ज्यादा होता है। तो वहाँ पर वो संस्कृति में, वहाँ पर उनके दिनचर्या में थोड़ा सा सोना, आलस होना, बैठ जाना, कुछ ये सारी चीजें वो प्रभावित करती हैं। तो कहीं ना कहीं भौतिक वातावरण भी संस्कृति को प्रभावित
करता है। तो इसलिए जब भी हम अध्ययन कर रहे हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ की पृष्ठभूमि और संदर्भ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बिना ये अधूरा होगा। जो अन्य विशेषता एक और है एथनोग्राफिक रिसर्च की, कि इसमें जो है संस्कृति को केंद्र में रह करके, संस्कृति के लेंस से हम परिणाम को व्याख्या करते हैं। परिणाम की व्याख्या उस संस्कृति को ध्यान में रख करके की जाती है। संस्कृति को परे रख करके हम कभी भी एथनोग्राफिक रिसर्च की व्याख्या सटीक रूप से नहीं कर सकते। इसमें ये हम कैसे कर रहे हैं, ये वाली विशेषता बहुत प्रमुख विशेषता है कि हम जो जिस जगह जिस क्षेत्र पे कार्य कर रहे हैं उसकी जो संस्कृति है उसको ध्यान में रख करके ही जो हमारे जो आंकड़ों से हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसकी व्याख्या करें। अब इसमें क्या क्या बातें आ सकती हैं कि वहाँ पे लोग बाग क्या कह रहे हैं, वो वास्तव में क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्या गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके क्या विश्वास हैं, और उनके विश्वास जो हैं और उनके क्रियाकलाप हैं किसके द्वारा निर्देशित हैं, कौन से उनके सांस्कृतिक मूल्य हैं या आदर्श हैं जिसके द्वारा वो विश्वास उनके बने हुए हैं। और ये सारी बातों का हम अध्ययन करते हैं और उस पर हम बल देते हैं। तो इस तरीके से हम कल्चर को ध्यान में रख के कल्चर के चश्मे, उनके कल्चर, अपना कल्चर नहीं, जो हम जहाँ जिस संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं उनके चश्मे से ही हम व्याख्या करते हैं। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं एथनोग्राफिक रिसर्च की, तो जो कि ये हम देखेंगे कि मेथोडोलॉजी का भी हिस्सा होती है कि इसमें जब शोध कार्य किया जाता है तो बड़े लंबे समय तक शोध कार्य चल रहा होता है और लंबे समय तक सहभागी अवलोकन किया जाता है। यहाँ पर 6 माह लिखा गया है, कहीं कहीं वो उससे अधिक भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन उससे कम में होना संभव नहीं है। और कहीं कहीं वो 2 साल, 3 साल और दशक तक भी चल सकता है। तो इसलिए पहले पारंपरिक रूप से जब लोग करते थे अध्ययन, प्रिमिटिव या एक्सोटिक कल्चर की पर अध्ययन करते थे, तो वो सालों साल चलते थे, क्योंकि जब बहुत दिनों तक आप वहाँ रहेंगे नहीं, उनके संग जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तो बहुत सारी उनकी परिपाटी, परंपराएं, तौर तरीके, विचार, उनके मूल्य से आप परिचित नहीं हो पाएंगे। तो हर जगह के जो अपने भौगोलिक स्थिति है, उनका जो भौतिक वातावरण है, वहाँ की जो जलवायु है, बहुत सारी चीज़ें, उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्थिक जो है स्थिति है, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप वहाँ पर समय व्यतीत करें। लेकिन अब आधुनिक जो एथनोग्राफर्स हैं उनका मानना है कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत दशकों तक अध्ययन करें और 3-4 वर्षों तक आप लगे रहें। आप कुछ कुछ अंतराल पर कुछ दिन के लिए जा करके आप प्रदत्त एकत्रित कर सकते हैं। आप पहले गए, 1 हफ्ते रहे या 3-4 दिन रहे, फिर आए, फिर आपने अपने फील्ड नोट्स को ठीक किया और फिर से दोबारा आप गए, फिर 1 हफ्ते 15 दिन के लिए गए। इस तरीके से आना जाना करते रहे उस संस्कृति को जानने के लिए। लगातार लंबी अवधि तक वहाँ रहना आवश्यक नहीं है। दूसरी इसमें एक और विशेषता है कि वहाँ पर आप यहाँ पर कहा जाता है, फील्ड को साइट कहा जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च में। तो जिस साइट पे आप कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको एकदम मगन होकर के काम करना होगा और एकदम पूरे तरीके से वहाँ पे एकदम लग के काम करना होगा। जब आप उसमें एकदम अच्छे से एकदम लग के काम करेंगे, एकदम मगन होके काम करेंगे, तब वास्तविकता आपको स्पष्ट रूप से
समझ में आएगी कि क्या लोग कह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये आप स्पष्ट समझ सकते हैं। हाँ, इसकी एक और विशेषता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको डेटा मिलता है इसमें। तो मटेरियल्स यानी यहाँ पे डेटा है, डेटा सामग्री जो है बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। और ओपननेस, ओपननेस का मतलब है कि आप पूर्व निश्चित परिकल्पना को लेकर के आप उस साइट पे, क्षेत्र पे कार्य नहीं करते। आप खुले मन से, खुले विचार से जाते हैं कि मेरे पास अभी कोई पूर्व कल्पना नहीं, परिकल्पना नहीं है, कोई हाइपोथेसिस हमने नहीं रखी है, हमें इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम जा रहे हैं, वहां पे जो आएगा हम वैसा अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से, और इसमें एक और बात आती है, ओपननेस का मतलब है कि हम पहले से ही कोई श्रेणी, कोई एक विशिष्ट श्रेणी ही को ही केवल पढ़ना है, उसमें लोगों की इसी श्रेणी को देखना है, इसी बात को अध्ययन करना है, इसी व्यवहार को देखना है, ये भी हम पूर्व निर्धारित नहीं करते। तो इसलिए थोड़ा सा खुलेपन के साथ हम वहां पर क्षेत्र में या साइट में जाते हैं। तो ये हुई बातें एथनोग्राफिक रिसर्च की विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।